नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान शाला में। जैसे कि हम सी टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा यूपी टैट हो, सी टैट हो, हमारा यूके टैट हो, एच टैट हो, हमारा जो भी हमारे टैट का एग्ज़ाम है उनके लिए ये हमने सीडीपी की क्लास चला रखी है, तो इन्हें आप अच्छी तरह से कर लीजिए। तो आज हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे PYQ हैं यानी कि जो हमारे पिछले वर्षों में अब ये क्वेश्चन है उन्हें हम आज इसमें करते हैं इस क्लास में। तो आप इन्हें अच्छी तरह से करते चलिए। तो सीडीपी की मैंने आपको क्या है कंटेंट भी कराया है, उनकी क्लास आप देख सकते हैं, ये इस चैनल पे पड़ी हुई है। तो आज हम PYQ कर लेते हैं। तो देखते हैं आगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये क्वेश्चन है हमारा पहला, इसमें क्या दिया गया है। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। तो ये बताना है हमें। पहला क्या है, विकास एक आयामी होता है। विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास एक दिशाई होता है। विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी है। तो ये बताना है हमें। तो यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों के विकास के चरणों में से हमारे कौन से विकसित होते हैं ये बताने हैं। इंग्लिश में दिया हुआ है हमारा। तो इसमें क्या होना चाहिए हमारा ऑप्शन। तो विकास एक आयामी होता है तो हमारा गलत है। विकास एक असतत होता है ये प्रक्रिया, ये भी गलत है। विकास एक दिशाई होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। इसमें क्या है, विकास की दिशा अधोमुखी और शीर्षगामी होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये बताना है हमें। तो पहला क्या है हमारा, बच्चों का विकास एक सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में होता है। दूसरा क्या है, बचपन में वह अवधि जिसे 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंत्यक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। तो ये बताना है हमें। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा फर्स्ट। बच्चों का विकास एक सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्यों में होता है। तो ऑप्शन नंबर ये तो हमारे क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। मिस्टेक हो गया, ये क्या इसमें होती है, कहलाती है, ये दिया हुआ है। तो यानी कि अनुवांशिकता विन्यास के पूर्व रूप से प्रकट होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये बताना है हमें। इसमें अनुकूलन, फिर क्या ऐसा है कि अधिगम, फिर क्या है समाजीकरण, या हमारे परिपक्वता। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा हमारा जो अनुवंशिकता विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी परिपक्वता कहलाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है, समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीय कारक है, ये बताना है हमें। तो समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीय कारक कौन सा है, हमारा परिवार विद्यालय, मीडिया परिवार विद्यालय मीडिया, या मीडिया आस पड़ोस। तो जो समाजीकरण का प्राथमिक है और द्वितीय है, यानी कि प्राथमिक क्या होगा हमारा, परिवार हो जाएगा, और द्वितीय क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंडरी हमारा विद्यालय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है, ये बताना है हमें। यानी कि जो 7 और 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का हमें क्या बताना है, आधार बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला हमारा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, दूसरा दंड और अज्ञापन, तीसरा सामाजिक अनुबंधन बनाए रखना या सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत। जो कोलबर्ग ने हमारे कितने सिद्धांत दिए थे, 3 दिए थे, और उसके भी 2-2 हमारे एक करके यानी कि 3 सिद्धांत दिए थे, और उसके हमारे 2-2 और बताए थे, यानी कि टोटल 6 थे। तो जो 7 और 8 वर्ष के बच्चे हैं तो उनमें नैतिकता निर्णय लेने का बताना है हमें कौन सा आधार हो सकता है। तो उसमें हो सकता है हमारा तो थर्ड वाला होएगा हमारा, क्या हो जाएगा ये, दंड और आज्ञापालन। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षिका को किन 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 बातों पर विचार करना चाहिए। पहला क्या है, मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। दूसरा क्या है, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। कौन सा तरीका अध्यापक को समय के शिक्षण शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा। कौन सी विद्यार्थी छात्रों के उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, पहला, यानी कि ये सारे ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला इसमें बिल्कुल सही आंसर है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबे समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है। तो ये बताना है हमें, समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है। तो पहला क्या है हमारा, आरंभिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषाएं पढ़ाई जाए। योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो इसमें हमारा जो समावेशी शिक्षा से अभिप्राय होगा वो हो जाएगा हमारी योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये 4 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें हमें कथन और कारण दे रखा है। कथन क्या है हमारा, पढ़ते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। कारण क्या है, शिक्षक को अधिगमकर्ता की विभिन्न आवश्यकताएं हेतु अपनी शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूलन बनाना चाहिए। तो सही बताना है हमें कौन सा है इसमें। तो जो हमारा क्या है, पढ़ाते समय एक छात्र को शिक्षक को एक पाठ्य सामग्री को दर्शाने के लिए ये भी हमारा कथन तो बिल्कुल सही है। कारण क्या है, शिक्षक को अधिगमकर्ता की विविध आवश्यकताओं के हेतु अपने शिक्षण शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए, ये भी सही है, यानी कि हमारे दोनों सही हैं। और आर क्या करता है, एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है किसकी, ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक बच्ची एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करती है? यानी कि उसे क्या हो रहा है, अक्षर बनाने में शब्दों के बीच अंतराल में चुनौती महसूस करती है। तो पहला क्या है हमारा, ये पठन वैकल्य है या गणन वैकल्य है या लेखन वैकल्य या ध्यान एवं अति सक्रिय क्या है, विकार है। तो ये हो जाएगा हमारा लेखन, यानी कि लिखने में होगा ना उसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेखन वैकल्य। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा डिस्ग्राफिया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को, ऑप्शन क्या है हमारा, मानवीकृत पद्धति और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, शिक्षा शास्त्रीय उपगमों और मूल्यांकनों के विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए, रटना आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षण शास्त्र का इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन करना पर बल देना चाहिए, या पेपर पेंसिल आधारित परीक्षण की संख्या में वृद्धि करना और अनुमरण पर बल देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, यानी कि विद्यार्थियों को व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, वो करना चाहिए शिक्षा शास्त्रीय उपकरण और मूल्यांकन के विभिन्न साधनों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक का अनिवार्य लक्षण है? यानी कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मक अनिवार्य लक्षण है, ये बताना है हमें। पहला क्या है, अपसारी चिंतन, दूसरा क्या है, आवेगशीलता, तीसरा क्या है, सोच में केंद्रीकरण, चौथा क्या है, अभिसारी चिंतन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? यानी कि इसमें क्या होता है, जो हमारा कोई क्वेश्चन होता है ना, यानी कि इसके अनेक आंसर देना, तो ये किसमें होता है, हमारा अभिसारी चिंतन में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया, यानी कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया सभी बच्चों के लिए एक समान और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते जाते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं, बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं, का पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशाई होता है, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होती है। तो इसमें हो जाएगा हमारा, यानी कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया कैसी है हमारी, का पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए क्या है, एक दिशाई होता है। तो ऑप्शन नंबर नहीं ये तीसरा नहीं है, सेकंड है, बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है, वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि है निष्कर्ष निकालती है कि ग से बड़ी है, तो वह जिन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषताओं को दर्शाती है। पहला क्या है, क्रमबद्धता, दूसरा क्या है, संरक्षण, तीसरा क्या है,
सकारात्मक अनुमान। चौथा क्या है, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क। तो किसका करती है वो हमारा, वो करती है हमारा असकारात्मक अनुमान, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सकारात्मक अनुमान का। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। यानी कि एक प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। पहला है, कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देना चाहिए। अधिगम केवल कक्षाओं में ही शामिल होता है। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विभिन्न प्रकार के समृद्ध अनुभव करते हैं। फिर क्या है, चौथा हमारा, विद्यार्थी केवल डील और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, जो प्रगतिवादी कक्षा के बारे में, इसमें हो जाएगा हमारा 3rd ऑप्शन। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विभिन्न प्रकार के समृद्ध अनुभव करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषयों वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, या अधिगमकर्ताओं में समालोचना चिंतन का विकास करना चाहिए। अनावश्यक फिर क्या है हमारा, अनावश्यक निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। इसमें हमें बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि 4, और ये हमारा 3rd भी सही है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि हमारा 2nd, 3rd और 4th ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे 15 जो मैंने आपको ये कराए हैं। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।